नमस्ते दोस्तों, स्वागत है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस ऑडियो बुक सीरीज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला अध्याय, कोई भी पागल नहीं होता, नो वन्स क्रेजी। मैं आपको एक समय के बारे में बताना चाहता हूं। इस जानकारी से आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं यह बेहतर समझ पाएंगे और शायद दूसरों के पैसों से जुड़े फैसलों पर कम आलोचनात्मक होंगे। लोग पैसों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण हरकतें करते हैं, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। असल बात यह है कि अलग अलग पीढ़ियों के लोग, जिनकी परवरिश अलग परिवारों, आर्थिक परिस्थितियों और अनुभवों में हुई है, उन्होंने दुनिया को बहुत अलग नजरिए से देखा है और इसीलिए उन्होंने पैसे के बारे में भी अलग पाठ सीखे हैं। हर कोई जो अपने अनुभवों से गुजरा है, चाहे वह नौकरी हो, मंदी हो या किसी शेयर मार्केट का दौर, उसकी समझ उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है जितनी किसी किताब से मिलती है। इसीलिए आप, मैं और बाकी सब लोग पैसे को लेकर अपने अपने माइंडसेट के सहारे जिंदगी जीते हैं और यह माइंडसेट दूसरों से काफी अलग हो सकता है। जिसे आप बेवकूफी समझते हैं वह किसी और के लिए बहुत मायने रखता हो सकता है। पला बढ़ा है, वह जोखिम और बचत के बारे में अलग सोच रखेगा उसकी तुलना में जो एक स्थिर और सुरक्षित परिवार में बड़ा हुआ है। किसी निवेशक ने 1990 के बुल मार्केट में खूब पैसा बनाया होगा, लेकिन कोई दूसरा इंसान जिसने महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन का दौर देखा हो, वह कभी वैसा जोखिम नहीं ले पाएगा। किसी अफ्रीकी देश का व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई हो, उसका नजरिया पूरी तरह अलग होगा उस अमेरिकी से जिसने अपने कॉलेज के बाद सीधे हाई सैलरी जॉब पकड़ी। आप पैसे के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझसे ज्यादा होशियार हैं या मैं आपसे कम, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगियां अलग हैं और हमारे अनुभवों ने हमें वो बनाया है जो हम हैं। बस इतना ही नहीं, आपका पैसा और संपत्ति से जुड़ा अनुभव पूरी दुनिया के केवल 1 अरबवां हिस्सा है, लेकिन उसी अनुभव के आधार पर आप सोचते हो कि दुनिया कैसे चलती है, और ये सोच आपके फाइनेंशियल फैसलों का 80% हिस्सा बन जाती है। इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि 2 होशियार लोग भी निवेश, बचत, जोखिम, भविष्य की प्लानिंग, इन सभी बातों पर आपस में असहमत हो सकते हैं। किस्मत और खतरा। हम अक्सर मानते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन सोचिए, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो खेतों में पसीना बहाने वाला हर किसान करोड़पति होता, हर मजदूर अरबपति होता और हर कोच खिलाड़ी से ज्यादा मशहूर होता। सच्चाई क्या है? कभी आपने सुना बिल गेट्स ने स्कूल छोड़ दिया और करोड़ों कमा लिए, तो मैं भी स्कूल छोड़ दूं? लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि बिल गेट्स स्कूल छोड़ भी पाया तो क्यों? इसकी शुरुआत होती है उसके बचपन के एक खास दोस्त से, केंट एवन। केंट और बिल साथ में पढ़ते थे। दोनों को कंप्यूटर का जबरदस्त शौक था। साथ में प्रोजेक्ट्स करते, नई चीजें बनाते। वे दोनों मिलकर कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो दुनिया बदल दे। केंट उतना ही होशियार था जितना बिल, शायद ज्यादा भी। उनका सपना था साथ में कंपनी शुरू करने का जो आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट बनती। लेकिन एक दिन केंट पहाड़ों में चढ़ाई करने गया और वहीं एक हादसे में उसकी मौत हो गई। बिल गेट्स ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, अगर केंट जिंदा होता तो शायद आज वही दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। अब जरा सोचिए, अगर केंट जिंदा होता तो शायद बिल गेट्स कभी माइक्रोसॉफ्ट शुरू ही ना कर पाते, या फिर वो केंट के साथ एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाते। यहां मेहनत भी थी, काबिलियत भी थी, पर जो फर्क लाया वो था किस्मत। खतरा लेना जरूरी है, लेकिन उस खतरे से बच जाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल गेट्स ने स्कूल छोड़ा क्योंकि उसके पास अवसर थे, नेटवर्क था, सपोर्ट सिस्टम था और सबसे जरूरी किस्मत थी। अब सोचिए उन हजारों लोगों के बारे में जिन्होंने बिल गेट्स को देखकर स्कूल छोड़ दिया। उनमें से ज्यादातर क्या कर रहे हैं? संघर्ष, बेरोजगारी, अफसोस। आपने कभी सोचा, सड़क पर जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, क्या वो किसी से कम टैलेंटेड थे? नहीं, बस उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसलिए जब अगली बार कोई कहे
मैं स्कूल छोड़ दूं, मैं भी बिल गेट्स बनूंगा। तो उससे कहना, पहले देख, तू कहीं कैंट तो नहीं है। सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। जिंदगी अगर मौका दे तो उसे समझदारी से इस्तेमाल करो। खतरा जरूर लो, लेकिन किस्मत का सम्मान भी करो। चैप्टर 3, नेवर इनफ। कभी भी काफी नहीं, नेवर इनफ। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे बहुत से लोग, चाहे वे कितनी भी दौलत और कामयाबी हासिल कर लें, संतुष्ट नहीं हो पाते। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी से जो वॉल स्ट्रीट की दुनिया में काफी मशहूर है। कहानी है रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ की। रजत गुप्ता एक सफल बिजनेसमैन थे जिनके पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा, प्रतिष्ठा। फिर भी उन्होंने अपनी जान पहचान का गलत इस्तेमाल किया और अंदर की जानकारी देकर इनसाइडर ट्रेडिंग की। बर्नी मैडॉफ एक ऐसा नाम जिसने अरबों डॉलर की धोखाधड़ी की। उसकी स्कीम ने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। लेकिन सवाल यह है, इनके पास पहले से ही इतना सब कुछ था तो फिर क्यों? उत्तर है, काफी कभी काफी नहीं होता। एक बेहद साधारण उदाहरण लें। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप किसी ऐसे को देखते हैं जिसके पास 50 लाख रुपए हैं, तो आप असंतुष्ट महसूस करते हैं। फिर एक दिन आप 50 लाख कमा भी लेते हैं, लेकिन अब आप 1 करोड़ वाले को देखकर बेचैन होते हैं। यह एक अंतहीन दौड़ है। समस्या तब होती है जब हम पैसा केवल दूसरों से तुलना करने के लिए कमाने लगते हैं, न कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। सोचो, अगर तुम सबसे अमीर आदमी भी बन जाओ लेकिन तुम्हारे पास कभी संतोष ना हो तो क्या फायदा? इस अध्याय में लेखक एक शानदार लाइन कहते हैं, अगर काफी कभी काफी नहीं होता तो कुछ भी काफी नहीं होगा। यह पंक्ति हमारे पूरे फाइनेंशियल बिहेवियर को एक आईने की तरह दिखाती है। हमेशा एक चीज याद रखो, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। दौलत का मतलब है आपके पास फैसला लेने की आजादी है, डर के बिना। तुलना करने से कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए कामयाबी को किसी और के पैमाने से मत मापो। एक साधारण, शांत, समझदार जिंदगी जिसमें आप अपने खर्च और बचत को बैलेंस करके चलते हो, वही असल में समृद्धि है। तो दोस्तों, अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कॉम्पाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा टिकाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और कंपाउंडिंग वही जादू है जो आपको समय के साथ अमीर बनाता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है वॉरेन बफेट से, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका 90% से ज्यादा वेल्थ 60 की उम्र के बाद बना? वॉरेन बफेट ने अपने पैसे को कंपाउंड होने दिया, सालों तक। यह वही सिद्धांत है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन समस्या यह है कि हम इंसान इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के शिकार होते हैं। हम आज का रिवॉर्ड कल से ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए बहुत से लोग निवेश करते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप उसे टाइम देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, अगर आप 1000 रुपये हर महीने 12% ब्याज पर 25 सालों तक सिप करें तो आपको 1 लाख रुपए नहीं 23 लाख रुपए मिलते हैं। यही है कंपाउंडिंग का जादू, एक्सपोनेंशियल रिटर्न ओवर लॉन्ग टाइम। कॉन्फाउंडिंग का मतलब है ऐसा प्रभाव जो हमारे समझ से परे हो। और कंपाउंडिंग हमें शुरू में छोटा लगता है, लेकिन फिर अचानक इतना बड़ा परिणाम देता है कि दिमाग चकरा जाता है। पॉइंट टू रिमेंबर, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर एक झटके में अमीर नहीं बनता, वे कंपाउंड करने का समय देते हैं। गेट रिच स्लो, असल में स्टे रिच फॉरएवर होता है। इस चैप्टर का असली संदेश, कंसिस्टेंसी इज द रियल सुपर पावर। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उस पैसों को संभालना, बचाना और बढ़ाना, और यह सिर्फ पेशेंस और डिसिप्लिन से ही हो सकता है। इसलिए कभी अपने रिटर्न से निराश मत होइए। छोटे स्टेप्स भी बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं, बस टाइम दीजिए। भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। यह दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा सिर्फ कड़ी मेहनत पर नहीं, बल्कि किस्मत और बाहरी ताकतों पर भी निर्भर करता है। NY ऑफिसर
कार्डगिलोव का एक विचार सफलताओं का आकलन करते समय जरूरी है, दोनों पक्षों को देखना, अपना भी और दूसरों का भी। कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। बिल गेट्स उस एकमात्र हाई स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। सिएटल से कुछ मील दूर लेक्साइड स्कूल में कंप्यूटर कैसे आया, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। बिल डगलटियाई वायुसेना में पायलट थे, जो बाद में हाई स्कूल में गणित और विज्ञान पढ़ाने लगे। हवाई जहाज उड़ाने का किताबों से सीखा ज्ञान असली अनुभव का आधा भी नहीं था। उन्हें पता था कि भविष्य में छात्रों को कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी होगा। ये बात माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन ने याद करते हुए कही थी। 1968 में डगल ने लेक्साइड स्कूल मैनेजमेंट से निवेदन किया कि उनकी वार्षिक बचत से एक टेलीटाइप मॉडल 33 कंप्यूटर किराए पर लिया जाए, जिसकी लागत लगभग $3000 थी। ये मशीन टाइम शेयरिंग सिस्टम से जुड़ी थी। टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट 1965 में नया आया था। बिल गेट्स ने कहा था, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास भी उस वक्त इतना आधुनिक कंप्यूटर नहीं था जितना 8वीं कक्षा में बिल गेट्स के पास था। गेट्स को कंप्यूटर से जबरदस्त लगाव था। 1968 में वे 13 साल के थे जब उन्होंने पॉल एलन से दोस्ती की। एलन को भी कंप्यूटर का शौक था और दोनों गहरे दोस्त बन गए। लेक्साइड स्कूल का कंप्यूटर क्लास का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक अलग एक्टिविटी थी। बिल और पॉल दिन रात कंप्यूटर पर काम करते, स्कूल के बाद देर रात, सप्ताहांत में। जल्द ही वे प्रोग्रामिंग में माहिर हो गए। एक रात एलन को याद है कि गेट्स ने फॉर्च्यून मैगजीन दिखाते हुए कहा था, तुम सोचते हो फॉर्च्यून 500 कंपनी चलाना कैसा होगा? एलन ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता। गेट्स बोले, शायद एक दिन हमारी अपनी ही कंप्यूटर कंपनी होगी। आज माइक्रोसॉफ्ट एक बहु-अरब डॉलर की कंपनी है। अब थोड़ा गणित करते हैं। 1968 में अमेरिका में लगभग 303 मिलियन लोग थे। उनमें से 18 मिलियन हाई स्कूल स्टूडेंट थे। वॉशिंगटन स्टेट में 2,70,000 हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। उनमें से सिर्फ 1,00,000 सिएटल में रहते थे और उनमें से सिर्फ 300 लेक्साइड स्कूल में पढ़ते थे। 300 करोड़ से शुरू करके 300 तक पहुंचना बिल्कुल 1 करोड़ में एक वाली संभावना थी, और गेट्स उनमें से एक थे। गेट्स भी मानते हैं, अगर लेक्साइड स्कूल ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। उन्होंने 2005 में एक स्पीच में कहा था, गेट्स बेहद होशियार थे, बहुत मेहनती भी, और कम उम्र में ही कंप्यूटर को लेकर ऐसी सोच रखते थे जिसे अनुभवी भी नहीं समझ पाते। साथ ही लेक्साइड स्कूल ने उन्हें एक अद्वितीय अवसर दिया था। अब बात करते हैं केंट इवांस की, गेट्स के घनिष्ठ मित्र और उतने ही प्रतिभाशाली इंसान। गेट्स और इवांस 8वीं कक्षा में मिले थे। इवांस कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र थे। वे घंटों फोन पर बात करते रहते। गेट्स अब भी इवांस का नंबर याद करते हैं, 5259851। इवांस भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उतने ही तेज थे जितने गेट्स और एलन। लेक्साइड स्कूल एक बार क्लास शेड्यूल बनाने में फंसा था। बिल और केंट ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जिसने ये समस्या हल कर दी। पॉल एलन की तुलना में केंट में भी गहरी व्यावसायिक सोच थी। गेट्स याद करते हैं, केंट हमेशा एक बड़ा ब्रीफकेस लेकर चलता था, जैसे कोई वकील हो। हम हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाते रहते थे कि हम सीईओ बनेंगे या जनरल या राजनीतिक, जो भी होगा हम साथ करेंगे। लेकिन अफसोस, ये सपना पूरा नहीं हो पाया। हाई स्कूल पूरा करने से पहले ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट की मृत्यु हो गई। अमेरिका में हर साल पर्वतारोहण में लगभग 3 दर्जन लोग मारे जाते हैं। हाई स्कूल के दौरान पहाड़ पर मरने की संभावना भी लगभग 1 मिलियन में एक थी। बिल गेट्स को मिला 1 मिलियन में एक का अवसर, और केंट इवांस को मिला 1 मिलियन में एक का जोखिम। विपरीत दिशाओं में जाते हुए 2 समान बल। भाग्य और जोखिम दोनों हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सिर्फ प्रयास काफी नहीं होता, नतीजों में किस्मत और परिस्थितियों की भी भूमिका होती। हम जितना चाहें यह सोच लें कि मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन हकीकत में यह अधूरा सच है। हर बिल गेट्स के साथ एक केंट इवांस भी होता है, उतना ही प्रतिभाशाली, लेकिन परिस्थितियों ने उसे अलग मोड़ दिया।
अगर हम भाग्य और जोखिम को सही तरीके से समझें तो हम पाएंगे कि वित्तीय सफलता को आंकते वक्त कभी भी किसी को 100% श्रेय या दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुनिया इतनी जटिल है कि आपका 100% प्रयास भी 100% परिणाम नहीं देता। परिणाम बहुत बार भाग्य और परिस्थितियों से तय होते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर से पूछा गया था, आप निवेश के बारे में ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो हम कभी नहीं जान सकते? उन्होंने जवाब दिया, सफल परिणामों में भाग्य की भूमिका। मुझे यह जवाब बहुत पसंद आया, क्योंकि कोई भी यह मानने से इनकार नहीं कर सकता कि भाग्य का भी बड़ा रोल होता है, लेकिन इसे मापना मुश्किल है, इसलिए अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आर्थिक अध्ययनों से भी पता चलता है कि भाई बहनों की आय आपस में ज्यादा मेल खाती है बनिस्बत उनके कद या वजन के। मतलब अगर आप अमीर हैं तो आपके भाई बहन के भी अमीर होने की संभावना ज्यादा है। यह इस बात का प्रमाण है कि सफलता में व्यक्तिगत मेहनत के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियां भी अहम भूमिका निभाती हैं। सब कुछ पावर लॉ है। अवधि लगभग 10 मिनट। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर सफल लोग सिर्फ किस्मत वाले हैं, या फिर कि असली फर्क मेहनत और टैलेंट का नहीं बल्कि कुछ गिनी चुनी दुर्लभ घटनाओं का होता है? अगर नहीं सोचा तो आज की यह कहानी शायद आपकी सोच बदल दे। मान लीजिए आपने 10 बार कोशिश की, कोई स्टार्टअप शुरू किया, कोई आइडिया लॉन्च किया, कोई नई स्किल सीखी। अब इनमें से 7 बार आप असफल हुए, 2 बार कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन एक बार, बस एक बार आपने कुछ ऐसा छू लिया जो दुनिया बदल गया। तो क्या आप फेल हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। सब कुछ पावर लॉ है। मतलब 88% रिटर्न 20% चीजों से आता है, और ज्यादातर बार सिर्फ एक चीज, एक आइडिया, एक प्रोजेक्ट, एक कदम आपको बाकी सबसे ज्यादा आगे ले जाता है। हेड्स बीम एक मामूली इंसान था, कोई बड़ा टैलेंट नहीं, कोई अमीर फैमिली नहीं, लेकिन वो बन गया 20वीं सदी का सबसे सफल आर्ट डीलर। कैसे? उसने हजारों पेंटिंग्स खरीदी, जिनमें से 99% आज कोई नहीं जानता, लेकिन बाकी 1% वो थे पिकासो, मटिस, बास्केट। वो 1% पेंटिंग्स ने उसका पूरा करियर बना दिया। उसने बार बार कोशिश की और एक दिन सही जगह हाथ लग गया। वॉल्ट डिज्नी ने 400 से ज्यादा फिल्में बनाई, लेकिन 1937 में बनी स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स वही एक फिल्म जिसने सब बदल दिया। वो फिल्म $8 मिलियन कमाकर डिज्नी को एक साम्राज्य की तरफ ले गई। बाकी फिल्में भी थीं, लेकिन वो एक, बस वही काफी थी। आपको हजारों बार सही नहीं होना पड़ता, सिर्फ एक बार सही हो जाना बाकी गलतियों को धो सकता है। 2004 से 2014 तक हजारों स्टार्टअप्स में पैसे लगाए गए, ज्यादातर ने पैसा डुबा दिया, लेकिन सिर्फ 0.5% स्टार्टअप्स ऐसे थे जिन्होंने 50 गुना रिटर्न दिए। उदाहरण के लिए फेसबुक, गूगल, एयरबीएनबी। जो शुरुआती निवेशक थे उन्होंने अपने बाकी सारे घाटे इन्हीं से कवर कर लिए और उसके बाद भी मुनाफा कमाया। इसी को कहते हैं पावर लॉ इन एक्शन। जब आप निवेश करते हैं या जिंदगी में कोई फैसला लेते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार सही हो, जरूरी है कि एक बार बहुत बड़ा सही हो जाए। चलो 3 लोगों की कल्पना करते हैं, सैम, जिम और टॉम। सैम हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करता है, भले ही बाजार ऊपर जाए या नीचे। जिम डरता है, जब मंदी आती है वो रुक जाता है। टॉम बहुत सतर्क है, वह गिरावट में घबराता है और सही वक्त पर लौट नहीं पाता। तीनों ने सालों तक निवेश किया, लेकिन फर्क देखिए, सैम के पास रिटायरमेंट तक $4,35,000 हैं, जिम के पास $257,000 और टॉम के पास $2,34,000। फर्क ये नहीं था कि किसने सबसे ज्यादा स्मार्ट फैसले लिए, फर्क ये था कि कौन टिका रहा और किससे एक बड़ा रिटर्न मिल गया। जब आप अपनी लाइफ की ओर देखते हैं, करियर, रिश्ते, पैसे, तो समझिए कि सब कुछ पावर लॉ है। आपको हर दिन जीतने की जरूरत नहीं है, हर बार परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सही चीज पकड़नी है, एक बार टिके रहना है, क्योंकि वो एक मौका
सब कुछ बदल सकता है। सातवें वक्त पर नियंत्रण सबसे बड़ा अमीर बनाता है। धन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जो चीज सबसे कीमती है, वक्त पर नियंत्रण। हर सुबह उठकर यह कह सकना कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। असली अमीरी यही है। लोग अमीर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि उन्हें खुशी मिले, लेकिन खुशी का असली स्रोत है अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना। क्या काम करना है, कब करना है, किसके साथ करना है और कितने समय तक करना है, ये सब तय करने की ताकत सबसे बड़ा धन है। एक मनोवैज्ञानिक एंग्स कैम्बल ने कहा था, खुशी सबसे ज्यादा उन लोगों में पाई जाती है जो अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करते हैं। घर, गाड़ी, तनख्वाह सब पीछे छूट जाते हैं अगर अपने समय का मालिक नहीं हो। थोड़ी सी बचत भी जिंदगी बदल सकती है। बीमार होने पर छुट्टी लेने की आजादी, पसंद की नौकरी मिलने तक रुकने का समय, बॉस से डरे बिना काम करने की ताकत, या फिर जब मन करे रिटायर होने की आजादी। छोटी छोटी वित्तीय आजादियां हमें बड़े बड़े जीवन फैसले लेने की ताकत देती हैं। मॉर्गन हॉसेल ने बताया कि कैसे उन्होंने एक हाई पेइंग फाइनेंस जॉब छोड़ी क्योंकि वहां उनका समय उनका नहीं था। काम अच्छा था पर हर पल बॉस की मर्जी से जीना पड़ता था। यह सबसे ज्यादा थकाने वाला अनुभव था। मनोवैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है चॉइस ओवरलोड शॉक। हम सब ये महसूस करना चाहते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर कोई और हमारे लिए फैसले लेता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, भले ही वही फैसला हम खुद लेते तो खुश होते। आज की दुनिया में हम पैसे ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन अपने समय का कंट्रोल खो चुके हैं। 1950 के मुकाबले आज घर बड़े हैं, कारें तेज हैं, टीवी स्मार्ट है, पर हम ज्यादा खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि काम अब सिर्फ दफ्तर में नहीं होता, वो हमारे दिमाग में चलता रहता है। हम भले 9 से 5 काम करते हों लेकिन सोचते 24 घंटे 7 दिन हैं। दिमाग की थकान अब नई आम बात बन चुकी है। रॉकफेलर, जो अपने द्वार के सबसे अमीर आदमी थे, घंटों चुपचाप बैठकर सोचते रहते थे। उनका असली प्रोडक्ट था सोचना और निर्णय लेना। आज हमारी भी नौकरियां वैसी ही हो गई हैं। काम सिर्फ हाथ से नहीं होता, दिमाग से भी होता है। और यही वजह है कि हम कभी ऑफ ड्यूटी महसूस नहीं करते। तो असली अमीरी क्या है? अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की ताकत, वक्त पर नियंत्रण। संपत्ति वो है जो दिखाई नहीं देती। जो आदमी फरारी में बैठा है वो अमीर है? शायद नहीं, क्योंकि उस फरारी को खरीदने के बाद उसके पास शायद अब उतने ही पैसे कम हैं जितनी महंगी वो कार है। और सबसे मजेदार बात, जब हम किसी को महंगी कार चलाते देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि वाह ये बंदा कितना गजब का है। हम सोचते हैं काश ये कार मेरी होती तो लोग मुझे गजब समझते। यानी हम उसकी तारीफ नहीं करते, हम उसकी चीज की तारीफ करते हैं, खुद को उसी में देखने की कल्पना करते हैं। यह है असली विरोधाभास। लोग महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें पसंद करें, लेकिन सच ये है कि लोग उन चीजों को देखकर खुद की कल्पना करते हैं, आपको नहीं। अब बात करते हैं असली संपत्ति की। संपत्ति वो नहीं जो आप दिखा सकते हैं, संपत्ति वो है जो आपने खर्च नहीं की। संपत्ति वो विकल्प है जो आपने चुना नहीं ताकि बाद में कुछ और बेहतर चुन सकें। हर फरारी, हीरे, घड़ी और बड़ा घर बस एक संकेत है कि वो पैसा खर्च हो चुका है। लेकिन जो पैसा खर्च नहीं हुआ वो है आजादी, नया विकल्प। कभी आपने देखा है कुछ लोग बेहद साधारण लगते हैं लेकिन उनके पास गहरी शांति और आत्मविश्वास होता है। क्यों? क्योंकि वो दौड़ में नहीं है, वो दिखावे के पीछे नहीं भाग रहे। वो समृद्ध हैं, भले ही वो अमीर न दिखें। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जो बाहर से अमीर दिखते हैं, महंगी कारें, बड़ा घर, स्टाइलिश कपड़े, लेकिन उनके क्रेडिट कार्ड, लोन और चिंता की कोई सीमा नहीं होती। ये दुनिया भरी पड़ी है उन लोगों से जो दिखते हैं अमीर लेकिन होते हैं अधूरे, क्योंकि असली अमीरी दिखती नहीं, छुपी रहती है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझे भी वो कार चाहिए, सोचिए क्या आप कार चाहते हैं या उस ध्यान, उस प्रशंसा की कल्पना जो लोग आपको देंगे। क्योंकि सच्चाई ये है
लोग आपकी कार को देखेंगे, आपको नहीं। बचत का असली मतलब। पैसा बचाने के लिए आपको कोई खास कारण चाहिए, ये बहुत लोगों को समझाना पड़ता है। कमाने के बाद लोग 3 तरह के बनते हैं। एक, जो बचाते हैं। दूसरे, जो सोचते हैं कि बचत कर ही नहीं सकते। तीसरे, जो मानते हैं कि बचत की जरूरत ही नहीं है। यह बात उन दोनों के लिए है जो बचा सकते हैं पर बचाते नहीं। असल में बचत कम खर्च से होती है, ज्यादा कमाई से नहीं। यह बात इतनी सरल है कि उसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कम सप्लाई वाले संसाधनों पर हमारी निर्भरता एक उदाहरण है। 1970 में दुनिया को लगा था कि तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन तेल की खोज बढ़ाने से ज्यादा हमने अपने इस्तेमाल को बेहतर किया। कारें, घर, फैक्ट्रियां, सबने ऊर्जा की खपत घटाई। यही असली समाधान था, मांग को काबू करना। बचत के साथ भी ऐसा ही है। कितना निवेश करोगे, कितनी कमाई होगी, ये सब भविष्य के भरोसे है। लेकिन कितना खर्च करोगे, यह आज तुम्हारे हाथ में है। कम खपत का मतलब है ज्यादा बचत। ज्यादा बचत का मतलब है ज्यादा विकल्प। ज्यादा विकल्प का मतलब है ज्यादा आजादी। अगर तुम अपनी जिंदगी को कम साधनों में सहज बना सकते हो, तो तुम कम पैसों में भी वही संतोष पा सकते हो जो दूसरे लोग बढ़ती आय से भी नहीं पा पाते। अब एक उदाहरण सोचो। अगर मेरी और तुम्हारी बचत बराबर है, लेकिन तुम निवेश से 12% कमाते हो और मैं सिर्फ 8%, फिर भी अगर मेरी जरूरतें तुमसे आधी हैं, तो मैं तुमसे ज्यादा आजाद रहूंगा। कम दर पर, ज्यादा नियंत्रण के साथ।